तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4 का क। प्रश्न नंबर 4 का क में दिया गया है, सिद्ध कीजिए 3 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले उस संख्या को परिमेय संख्या पहले मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना 3 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 करनी 2 बराबर हो जाएगा, या p बटा q हो जाएगा, यह परिमेय संख्या है। अब ये 3 को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे, तो p बटा क्या बन जाएगा, 3q हो जाएगा। और यहाँ चूंकि लिखेंगे करनी 2 एक कौन संख्या होता है, तो करनी 2 अपरिमेय संख्या होता है, तथा p बटा 3q एक परिमेय संख्या है। तो ये दोनों संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यह परिमेय है और यह अपरिमेय है, और यह क्या है, परिमेय है। ये दोनों संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर दोनों संख्या का किया गया है, बराबर को काट दिया गया। मतलब ये दोनों संख्या बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह अपरिमेय और यह परिमेय कभी नहीं बराबर होगा। अतः 3 करनी 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान विधि से बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न सीखेंगे 4 का ख। यदि tan a बराबर काट b है, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 अंश। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न में क्या दिया गया है कि tan a बराबर काट b दिया गया है। तो tan a बराबर काट b हो गया। अब tan a को यहाँ नीचे नोट कर लेंगे, काट, अब देखिए काट b के जगह पर हम लोग क्या सूत्र लिख सकते हैं, काट थीटा का सूत्र होता है tan 90 माइनस थीटा होता है। ये किसका सूत्र है, काट थीटा का सूत्र होता है tan 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर इस काट को हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे tan 90 माइनस b। अब यहाँ पर b है तो इसलिए यहाँ पर भी b लिखेंगे। अब यहाँ दोनों सेम सेम आ गया, tan tan। अब लिखेंगे तुलना करने पर, अब तुलना जब करेंगे तो यहाँ का tan और यहाँ का tan जो है हट जाएगा, और दोनों tan हटने के बाद से a बराबर हो जाएगा 90 माइनस b हो जाएगा। अब यहाँ पर b को पक्षांतर कर लेंगे, तो जब b पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस b है, पक्षांतर करने पर प्लस b हो जाएगा। तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। बहुत आसान विधि है। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे। तो अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया 4 का ग। 6 मीटर लंबी वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप चाहे दो आकृति बना सकते हैं। पहली आकृति क्या बनेगा, तो पहली आकृति जैसे यहाँ पर एक 6 मीटर की जो है यह लंबा ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और इसके भूमि से छाया कौ मीटर है, 4 मीटर है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया 4 मीटर है। उसी समय अब यहाँ पर एक और स्तंभ जो बना लेंगे, उसी समय एक यहाँ स्तंभ है, इसकी ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसकी छाया की लंबाई कितना दिया गया है, 28 दिया गया है। तो यहाँ पर 28 दे दिया गया है और यहाँ पर 4 दिया गया है, और यह 6 मीटर जो है लंबा है। तो सबसे पहले जो है यह आकृति दो बना लेंगे। पहली जो स्तंभ की लंबाई है 6 मीटर है, दूसरी स्तंभ की लंबाई हमें मालूम नहीं है। पहली स्तंभ की छाया 4 मीटर है, दूसरी स्तंभ की छाया जो है 28 मीटर है। इस त्रिभुज का नाम रखेंगे ABC रख देंगे, और इस त्रिभुज का नाम रखेंगे PQR रखेंगे। तो पहले इस त्रिभुज को हल करेंगे, उसके बाद से इस त्रिभुज को हल किया जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। यह सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, tan थीटा का सूत्र लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। अब यहाँ tan थीटा 6, लंब कितना है, तो कहेंगे लंब इसमें 6 है, 6 हो जाएगा, और आधार इसमें क्या है, तो 4 है, तो 6 बटा 4। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो पहला जो है चित्र से जो है समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरा समीकरण जो बनेगा, अब यहाँ पर इस जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज PQR में। अब त्रिभुज PQR में देखेंगे तो यहाँ पर जो क्या बना है, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो ये लंब हो गया, यह आधार हो गया। tan थीटा लंब कितना है, तो यह है, आधार कितना है, 28 हो गया। समीकरण नंबर क्या बन गया, समीकरण नंबर यह बन गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है, अब यह दोनों का समीकरण के माध्यम से यच का मान निकालना है। अब यहाँ tan थीटा के जगह पर 6 बटा 4 यहाँ पे रख लेंगे। तो अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। तो समीकरण 1 का मान जो है tan थीटा के जगह पर 6 बटा 4 यहाँ पे रख देंगे, और h बटा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा।
अब यहाँ पर समीकरण 1 का मान जब समीकरण 2 में रख लेंगे तो इसका गुणा 28 का गुणा 6 में और 4 का गुणा h में, तो क्या बनेगा 4h बराबर 28 गुणे 6 हो जाएगा। अब 4 को नीचे भेज देंगे, 4 से 28 को काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 7 छक्के क्या हो जाएगा 42। मतलब मीनार की जो ऊंचाई होगा वह कितना मीटर हो जाएगा 42 मीटर हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 42 मीटर है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 4 का घ प्रश्न है 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भाग की माप लिखिए। तो सबसे पहले अब यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड आप लोग खींच लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या रहेगा 7.6 मीटर का रहेगा। अब इसको जो है 2 संबंधे 3 मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 मिलकर के क्या बनेगा 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 जोड़ेंगे, 2 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा। अब ये 5 भागों में विभाजित करेंगे। प्रकार में जो है 1 सेंटीमीटर माप लेकर के यहाँ से भाग जो है यहाँ पे रखेंगे, इसके बाद से यहाँ पर ऐसे क्रमशः 5 भागों में क्या करेंगे जो है बांट देंगे। 5वें वाला भाग से इसको लास्ट वाले भाग से क्या करेंगे मिला देते हैं और इसके जो समांतर इसके समांतर और यहाँ पर 2 वाले पे, क्योंकि यहाँ पर 2 संबंधे 3 तो 2 पे जो है इसके समांतर रेखा नीचे की तरफ क्या करेंगे खींच देंगे। तो यह अनुपात क्या बन जाएगा 2 संबंधे 3 का जो है यह अनुपात बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो इसकी रचना भी आप सभी विद्यार्थी कर लीजिएगा। और यह अनुपात क्या था 2 संबंधे 3 हो गया और ए बी की लंबाई क्या है 7.6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ए सी संबंधे सी बी का अनुपात क्या हो जाएगा 2 संबंधे 3 का अनुपात हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर 5 का क प्रश्न दिया गया है ऐसे 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 290 है। तो ऐसे 2 क्रमागत विषम पूर्णांक अगर लेना है तो क्या क्या विषम पूर्णांक लिया जाता है। तो माना 2 क्रमागत विषम पूर्णांक x तथा x प्लस 2 है। विषम पूर्णांक अगर 2 माना जाता है तो x कामा x प्लस 2 मान लेते हैं। अब इसमें कहा गया है दोनों क्रमागत विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, इनको वर्ग किया जाएगा। पहला संख्या का वर्ग हो जाएगा, दूसरा संख्या का वर्ग का योग किसके बराबर कहा गया है 290 के बराबर कहा गया है। अब यहाँ वर्गों का योग हो गया 290 के बराबर हो गया। अब यहाँ x का वर्ग को नीचे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a का वर्ग प्लस यहाँ पर 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 290 हो गया। x का वर्ग नीचे नोट कर लेंगे, x का वर्ग हो गया 2 दूना 4x हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 1x स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर बन गया। 4x को यहाँ नोट कर लेंगे, 4 यहाँ नोट हो जाएगा। 290 को क्या करेंगे यहाँ पर चाहे तो पक्षांतर कर सकते हैं या नहीं पक्षांतर करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। अब दोनों में से जब 2 कॉमन हो जाएगा तो x स्क्वायर है या 4 है तो 2x हो जाएगा, 4 है तो 2 हो जाएगा। अब 2 को नीचे भेज देंगे, किसके नीचे 290 के नीचे भेज देंगे। अब 290 जो के नीचे 2 चला गया। अब 290 से जब 290 को 2 से काटेंगे तो 145 बार में जाएगा। अब 145 से प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा माइनस हो जाएगा। अब 2 में से 145 घटा देंगे तो 143 हो जाएगा, माइनस में 143 बराबर 0। अब गुणा करने पर 143 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए तो कौन सा ऐसा अंक है जो गुणा कर दे तो 143 और घटाने पर 2 आ जाए। तो 13 में से जब 11 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा और 13 में जब 11 का गुणा करेंगे तो 143 आ जाएगा। अब x स्क्वायर हो जाएगा, 13 में x का गुणा करेंगे तो 13x हो गया, 11 में x का गुणा करेंगे तो माइनस 11x हो जाएगा, माइनस 143 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से जो है दोनों में देखेंगे x कॉमन है तो x को बाहर कर लेंगे, x प्लस 13 हो गया, माइनस 11 इसमें से कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 13 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। अब दोनों में देखेंगे x प्लस 13 दोनों में से बाहर कर लेंगे, x प्लस 13 को बाहर कर लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बचेगा x माइनस 11 बराबर 0 हो गया।
अब पहला यदि क्या होगा, x प्लस 13 बराबर 0 हो गया। अब ये 13 प्लस 13 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, -13 हो जाएगा, जो अमान्य है क्योंकि माइनस संख्या इसमें नहीं लिया जाता है। दूसरी संख्या अब क्या होगा, यदि x -11 बराबर 0 है, ये -11 को पक्षांतर कर देंगे तो +11 हो जाएगा। तो यह समझ में आ गया, पहला संख्या में मालूम हो गया। अब यहाँ पे दो विषम क्रमागत संख्या बताना था, तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः दो विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माना गया था, x, x प्लस 2 माना गया था। तो अब यहाँ x का मान भर देंगे, तो x का मान कितना आया है, 11, 11 प्लस 2, तो 11 यहाँ नोट हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो 13 बन जाएगा। तो 11, 13 यह दो क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या है, इनके वर्गों का अगर योग करेंगे तो 290 आएगा। आप सभी विद्यार्थी एक बार चेक कर लीजिएगा, 11 का वर्ग 100 कितना होता है, 21 होता है, और 13 का वर्ग 169, दोनों जोड़िए 290 आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक कौन कौन लेना था। 5 का ख प्रश्न देखेंगे, 5 का ख प्रश्न दिया गया है, यदि बिंदु क्या दिया गया है, a, 0 है, 0, b है तथा x, y संरेख है तो सिद्ध कीजिए x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। यह भी प्रश्न बहुत आईएमपी प्रश्न है, कई सालों के बोर्ड में पूछा जाता है। तो यह 2022 में भी ये प्रश्न आया हुआ है, तो 2023 में भी आने की पूरा क्या है, संभावना है। तो यहाँ देखेंगे a, 0, 0, b, x, y। अब यहाँ पे संरेख होने का नियम लागू किया जाएगा, तो इसको कहेंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3। यहाँ 3 निर्देशांक दिया गया है, और संरेख होने का नियम आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। संरेख होने का सूत्र होता है x1, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। यह संरेख होने का नियम होता है। अब इसमें मान को क्रमशः भर लेंगे। x1 का मान क्या है, तो a है, y2 का मान क्या है, तो b है, y3 का मान क्या है, y है, x2 का मान 0 है, y3 का मान y है, y1 का मान 0 है, x3 का मान यहाँ पर x हो गया, y1 का मान 0 है, y1 का मान 0 हो गया, y2 का मान b है तो b भर देंगे बराबर 0। अब यहाँ a में b का गुणा करेंगे तो यह बनेगा ab, और a में y का गुणा करेंगे तो बनेगा ay, और यहाँ 0 में जब गुणा कर लेंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। अब यहाँ पर 0 को छोड़ देंगे, बचेगा -b। अब x में b का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, -xb बराबर क्या हुआ, 0। यह प्लस माइनस मिलता है तो क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा। तो a भी उतर गया, -ay भी उतर गया, 0 को भी उतार देंगे, प्लस माइनस मिलकर -xb हो जाएगा बराबर 0। इसमें किसको छोड़ सकते हैं, तो 0 वाला मान को क्या कर सकते हैं, छोड़ देंगे। बचेगा क्या, अब ab माइनस ay माइनस xb बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब अगला लाइन बनेगा ए बी माइनस ए वाई माइनस एक्स बी बराबर 0। अब ये दोनों मान को क्या कर सकते हैं, माइनस वाला दोनों मान को पक्षांतर कर दीजिए। जब दोनों मान पक्षांतर हो जाएगा तो यह दोनों मान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। दोनों पक्षों में ए बी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब दोनों पक्षों में ए बी से भाग देंगे, क्यों भाग देंगे, क्योंकि हमको उत्तर बटा में लाना है, इसलिए दोनों पक्षों में ए बी से भाग देंगे। तो ए बी बटा ए बी हो गया बराबर एक्स सी बटा ए बी हो जाएगा प्लस ए वाई बटा ए बी हो जाएगा। बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ एक्स बटा ए हो जाएगा और वाई बटा बी हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था। तो अब इसको या कर लीजिए। अब या का मतलब एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी को पक्षांतर कर लेंगे बराबर 1। मतलब इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, पूरा मान अगर इधर आ जाए और यह पूरा मान उधर जाए तो चिन्ह नहीं बदला जाता है। तो सिद्ध हो गया एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। अब अगला प्रश्न देख सकते हैं 5 का ग। 5 का ग में क्या प्रश्न दिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है तथा संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया, 90 पाई सेमी का स्क्वायर है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो है किसका किसका मान दिया गया, तिर्यक ऊंचाई दिया गया है और संपूर्ण पृष्ठ दे दिया गया 90 पाई सेमी का स्क्वायर है, और आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई यल, और यल बराबर क्या दिया गया है, 13 सेमी। तिर्यक ऊंचाई को यल से दिखाते हैं, और आर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, मतलब पूछा जा रहा है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया गया है, 90 पाई दिया गया है। और शंकु का जो है संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, पाई आर कोष्ठ में आर प्लस यल बराबर क्या हो जाएगा, 90 पाई हो जाएगा। अब यहाँ से चाहे तो आप पाई से पाई को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, पाई और पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, पाई यहाँ पर बचेगा आर, और आर प्लस यल बराबर क्या हो जाएगा,
जाएगा 90, आर यहाँ नोट कर लेंगे, आर यहाँ पर भी नोट हो जाएगा और यल का मान 13 हो गया बराबर 90। अब यहाँ पर आर में आर का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, आर का स्क्वायर प्लस और 13 में पाई का गुणा करें 13 में आर का गुणा करेंगे तो 13 आर हो जाएगा बराबर 90 हो जाएगा। अब आर का स्क्वायर उतर जाएगा, 13 आर उतर जाएगा और 90 पक्षांतर करेंगे तो -90 हो जाएगा, क्योंकि ये +90 है, पक्षांतर करने पर -90 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है गुणा करने पर 13 आ जाए और घटाने पर जो है गुणा करने पर 90 आ जाए और घटाने पर क्या आ जाए 13 आ जाए, तो 18 में से 5 घट जाए तो 18 में से 5 घटेगा तो क्या बनेगा 13 और 18 पचे 90 हो जाएगा। अब यहाँ द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो अब यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस 13 में आर का गुणा, यहाँ पर आर में 18 का गुणा होगा तो 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। अब इसमें से दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आर कॉमन दिखाई दे रहा है, आर को कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 18 हो जाएगा, -5 कॉमन ले लेंगे, पाई यहाँ पर आर है, ध्यान दीजिएगा ये ऐसा बन गया है, लग रहा है पाई है लेकिन इसको आर है, तो आर प्लस 18 -5 कॉमन लेंगे तो आर प्लस 18 बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे, आर प्लस 18 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आर -5 बराबर 0। अब पहला यदि हो जाएगा, यदि आर प्लस 18 बराबर 0 और यहाँ पर आर 18 को पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस 18 पक्षांतर करेंगे तो -18 हो जाएगा, जो असंभव हो जाएगा क्योंकि माइनस में दिया गया। और यहाँ पर ये जो है त्रिज्या माइनस नहीं होगा क्योंकि त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होता है। तो अब आर -5 बराबर 0, -5 को पक्षांतर करेंगे +5 हो जाएगा तो आर बराबर 5 आ गया। अतः शंकु का आधार की त्रिज्या आर बराबर क्या गया, 5 सेमी है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह आर है, पाई मत समझ लीजिएगा, यह आर आप लोग मान करके चलिएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे 5 का घ। तो 5 का घ में दिया गया, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले में 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में माध्य की गणना करना है और यहाँ प्रश्न में जो दिया गया दैनिक आय रुपए में दिया है, परिवारों की संख्या दिया गया है और कहाँ से दिया गया है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 4, 5, 12, 2, 2 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करके जो है माध्य की गणना करना है। तो सबसे पहले जो है समांतर माध्य निकालने के लिए आपको 3 कॉलम पहले से बनाना पड़ेगा। पहला तो कॉलम जो है दैनिक आय और मध्यमान परिवारों की संख्या, ये तो 3 कॉलम बनेगा। अब इन दोनों को गुणा करने के लिए एक कॉलम और बनाना पड़ता है, उस कॉलम का नाम होता है EFX होता है। अब मध्यमान कहाँ से निकलेगा और परिवारों की संख्या क्या है और EFX क्या है, इसके बारे में पहले समझ लेंगे। तो देखिए पहले ये दैनिक आय कितना दिया गया, 100 से 150, तो 100 से 150 हो जाएगा, 150 से 200 हो जाएगा, 200 से 250 हो जाएगा, 250 से 300 हो जाएगा और 300 से 350 हो जाएगा। अब यह मध्यमान कैसे निकाला जाता है, तो मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, तो दोनों जोड़ के आधार 100 और 150 जोड़ेंगे तो 250 होगा और 250 का आधा 125 हो जाएगा। 150 और 200 जोड़ेंगे 350, 350 हो जाएगा और 350 का आधा 175 हो जाएगा। तो इसी तरह दोनों जोड़ जोड़ करके क्या करेंगे, आधा यहाँ पे लिखेंगे तो उसको कहा जाता है मध्यमान। और परिवारों की संख्या इसमें दिया गया 4, 5, 12, 2, 2, तो 4, 5, 12, 2, 2, इसको जोड़ लेंगे तो इसको कहेंगे 25, जोड़ने पर क्या आया 25। और यहाँ 125 का 4 का गुणा करेंगे तो 500, 175 का गुणा 5 में करेंगे तो 875, 225 के गुणा 12 में करेंगे तो 2700, 275 के गुणा 2 में करेंगे 550, 325 के गुणा 2 में करेंगे तो 650 आ जाएगा। अब इसको सबको जोड़ लेंगे, अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इसका सभी जोड़ आएगा 5275 आ जाएगा। आप सभी विद्यार्थी एक बार जोड़ लीजिएगा और इसका जोड़ जो है 25 आ गया। और समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा FX बटा सिग्मा F। किसका सूत्र है, सिग्मा FX बटा सिग्मा F, मतलब सिग्मा का मतलब होता है जोड़ और किसका लाइन का जोड़ होता है, तो FX लाइन का जोड़ कितना है, तो 5275, तो FX का जोड़ जो है 5275 लिख देंगे। अब भागा जो है 25 हो गया, 25 से भाग करेंगे 5275 में तो कितना आ जाएगा, 211 आ जाएगा। तो नीचे लिख देंगे अतः भोजन पर हुआ दैनिक माध्य व्यय कितना हो जाएगा, 212 है। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में चाहे नोट भी कर सकते हैं। तो आप सीखेंगे प्रश्न नंबर 6 का क।
तो 6 का क में दिया गया है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसके छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार खेत है, उसका विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत का भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटी भुजा को मानेंगे कि माना छोटी भुजा क्या है, यक्स है। तो माना छोटी भुजा या चित्र में देख सकते हैं बीसी है, बीसी क्या है, यक्स मीटर है। विकर्ण जो कह रहा है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यक्स प्लस 60 हो जाएगा, तो यक्स प्लस 60 मीटर हो जाएगा, विकर्ण हो गया। और बड़ी भुजा ए बी इसमें हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 30 कह रहा है, मतलब इससे जो है 30 मीटर अधिक किया है। तो यह जो है विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है और यह 30 अधिक हो गया है। अब सूत्र होता है त्रिभुज ए बी सी में अगर प्रयोग करते हैं तो सूत्र होता है पाइथागोरस पर में आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण के स्थान पे क्या दिया गया है, यक्स प्लस 60 का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब का वर्ग यक्स हो जाएगा प्लस आधार का वर्ग यक्स प्लस 30 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर भी होल स्क्वायर बना है और यहाँ पर भी होल स्क्वायर बना है, तो दो जगह जो है पहले होल स्क्वायर को तोड़ लेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab, मतलब ए के जगह पे यक्स है, बी के जगह पे 60 है, 2 हो गया यक्स हो जाएगा, बी के जगह पे 60, यहाँ पर यक्स का वर्ग नोट कर लेंगे। अब यक्स प्लस 30 का होल वर्ग क्या होगा, ए का वर्ग होगा प्लस बी का वर्ग होगा प्लस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर तोड़ लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर अगला लाइन जो बनेगा यक्स का वर्ग हो गया, 60 का वर्ग 36 हो जाएगा, 60 में 2 का गुणा करेंगे 120 हो जाएगा, 120 से एक्स हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर मिलकर 2 एक्स स्क्वायर हो गया, 30 का वर्ग 900 और 30 में 2 का गुणा करेंगे 60 एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, इसको यह कर लेंगे, यह बड़ा मान है और यह मान छोटा है, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 1x स्क्वायर है, तो यह मतलब 2x स्क्वायर होने की वजह से पूरा मान पहले इधर नोट कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x हो जाएगा। अब इसको सब मान को बारी बारी जो है एक पक्षांतर करेंगे, x स्क्वायर वाला x के पास, x वाला x के पास और अंक वाला अंक के पास जो है पक्षांतर कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर है, अब यह x स्क्वायर पक्षांतर होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 60 एक्स हो जाएगा और 120 प्लस में है माइनस में इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 120 हो जाएगा प्लस 900 हो जाएगा प्लस 3600 माइनस 3600 बराबर 0। अब यहाँ 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को हटा देंगे तो एक एक्स स्क्वायर उतर जाएगा, 60x में से 120x घटा देंगे तो माइनस 60x हो जाएगा, 90 में से 3600 घटाएंगे तो माइनस 2700 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब गुणा करने पर 2700 और घटाने पर 60 आना चाहिए, तो 90 में से अगर 30 घटा दें तो 90 में से 30 जाएगा तो 60 हो जाएगा और 90 में 30 का गुणा करेंगे तो 2700 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उतर जाएगा, 90 में एक्स का गुणा करेंगे 90x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 30x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 2700 बराबर 0। अब इसमें से देखेंगे ध्यान से तो इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है और कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स कॉमन कर लेंगे तो एक्स प्लस 90 हो जाएगा, एक्स माइनस 90, यहाँ पर देखिए एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 90 हो गया प्लस इसमें से 30 कॉमन कर लेंगे तो एक्स माइनस 90 हो जाएगा बराबर 0। ये दोनों मान आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब दोनों में से जो है एक्स प्लस 90 एक्स माइनस 90 एक्स माइनस 90 दोनों में से बाहर कर लेंगे तो एक्स माइनस 90 और एक्स प्लस 30 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का गुणनखंड किया गया। अब आगे देखेंगे यदि x माइनस 90 बराबर 0, 90 को पक्षांतर करेंगे प्लस 90 हो जाएगा और यहाँ यदि x प्लस 30 बराबर 0 हो जाएगा तो x प्लस 30 है पक्षांतर करेंगे तो माइनस 30 हो जाएगा और माइनस 30 जो संख्या आएगा असंभव होगा, क्यों, क्योंकि वह माइनस में है, क्योंकि भुजा कभी माइनस नहीं होता है। अब यहाँ लिखेंगे अतः खेत की छोटी भुजा x बराबर क्या है 90 मीटर हो जाएगा और बड़ी भुजा क्या माना गया था, x प्लस 30 माना गया था, क्योंकि प्रश्न में बताया गया था x प्लस 30। अब यहाँ x का मान 90 हो गया, 90 में 30 जोड़ लेंगे तो 120 मीटर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। तो अब सीखेंगे 6 का ख। तो 6 का ख में दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी में, अब यहाँ पे एक आकृति दिया गया है, इसमें 14 सेमी त्रिज्या है वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। अब यहाँ पे एक चतुर्थांश भी बना है तथा BC को व्यास मानकर
एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखेंगे प्रश्न में त्रिज्या कितना दिया गया है। तो इस आकृति में यहाँ पर देख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी दिया गया है, 14 सेमी हो गया, 14 सेमी यहाँ से लेकर के चतुर्थांश खींचा गया है। तो पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 सेमी हो गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/4 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 14 था तो 2 बार 14 लिख देंगे, 7 से 14 काट देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और यहाँ 4 से जो है यहाँ पे 2 से पुनः काटेंगे, 2 दूना 2 से 2 कट जाएगा, 2 यहाँ बचेगा। और यहाँ से कटने के बाद से क्या बचेगा, यहाँ पर 22 × 7 क्या बचेगा, 22 × 7, 22 में 7 का गुणा करेंगे तो 154 हो जाएगा। तो अब यह जो मान निकला है यह चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। अब यहाँ त्रिभुज ABC का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि यहाँ पे छायांकित भाग है तो पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे लंब होता है, 1/2 हो जाएगा। आधार कितना है, 14 है, क्योंकि आधार 14 है, लंब भी 14 है, तो 14 × 14 हो गया, 2 से 14 काट देंगे, 14 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 × 7 = 98। तो यहाँ पे जो मान निकला है 98 जो है वर्ग सेंटीमीटर किसका मान निकल गया, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान निकल गया। अब इसको कहा गया प्रश्न में BC को व्यास मानकर, अब BC को क्या करना है, देखिए प्रश्न में लिखा है BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। अब यहाँ से देखिए आधा वृत्त यह खींचा गया है, अर्धवृत्त खींचा गया है, 14 सेमी जो व्यास माना गया तो यहाँ से लेकर के अर्धवृत्त खींचा गया है। अब अर्धवृत्त के लिए जो है उसका त्रिज्या की गणना करेंगे, त्रिज्या कितना है, तो त्रिभुज ABC में कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा। लंब कितना था, तो 14 था, आधार कितना था, तो 14 था, तो 14 का वर्ग 14 का वर्ग दोनों जोड़ लेंगे, 2 × 14 का वर्ग हो जाएगा। वर्ग से इसका कर्णी हटा देंगे, 14 कर्णी में 2 सेमी आ गया, मतलब AC का मान निकल गया। और AC क्या है, व्यास है, क्योंकि अब अर्धवृत्त जब खींचा गया तो ये चित्र में देख लेंगे AC क्या हो गया, व्यास का कार्य करेगा। तो व्यास बराबर 14 कर्णी में 2 हो गया, इसको D से दिखाएंगे, D बराबर 14 कर्णी 2 सेमी हो गया, व्यास हो गया। तो त्रिज्या का सूत्र क्या बनेगा, D/2 हो जाएगा, 14 कर्णी में 2/2 हो गया, 2 से 14 काट देंगे, 7 कर्णी में 2 हो जाएगा। तो R का मान क्या आ गया, 7 कर्णी में 2 आ गया। अब अर्धवृत्त बनाया गया है और अर्धवृत्त बनाने के बाद से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर का स्क्वायर होता है, 1/2 उतर जाएगा, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 कर्णी में 2, 7 कर्णी 2 आर का मान यहाँ निकला है, देख लीजिए। अब यह 7 कर्णी 2 का 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, वर्ग से कर्णी हटेगा 2 हो जाएगा, 7 7 49 हो गया, 7 से कट जाएगा और यहाँ 2 से 2 को काट लेंगे, गुणा करेंगे तो 22 × 7 बराबर क्या आ गया, 154 आ गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल में से जो है निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले बात ध्यान देंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे, चित्र में देख लीजिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ करके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आया था, 154 आया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 आया था और जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 आया है। अब 154 से 154 कट गया, बचेगा क्या, 98 वर्ग सेमी आ जाएगा। तो यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आया, 98 वर्ग सेमी आ गया। तो अब अगला प्रश्न सीखेंगे 6 का घ। तो 6 का गौज वाला प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 6 सेमी है, AB 5 सेमी है और कोण ABC 60 अंश है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें भुजाएं ABC की संगत 3/4 अनुपात होना चाहिए। तो सबसे पहले एक जो है एक रेखा पहले खींचेंगे, यहाँ से A और यहाँ से क्या खींचेंगे, B, माने ABC पहले त्रिभुज खींचना है। तो सबसे पहले यहाँ पर B पे कितने BC कितना खींचना है, तो B से C तक 6 सेंटीमीटर का रेखा आप लोग खींच लीजिएगा और B पर 14 से 60 अंश का कोण बना लीजिएगा। कोण बनाने के बाद से इसको जो है यहाँ से इसको मिलान कर लेंगे और यहाँ पे बोला है AB जो है कौ सेमी है, 5 सेमी, तो यहाँ प्रकार में रख करके यहाँ 5 सेंटीमीटर काट देंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे। मिलाने पर पहले एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज का नाम क्या होगा, ABC
सी हो जाएगा। अब इसके समांतर एक त्रिभुज बनाना है और 3/4 के अनुपात बटाना है। 3/4 के भाग के अनुपात में बांटना है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे 4 भागों में बांटेंगे। यहाँ पे प्रकार लेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, 4 भागों में बांट देंगे और चौथे वाले भाग से इसको क्या करेंगे, मिलान कर लेंगे। अब इसको मिलाने के बाद से जो है इसके समांतर यह समांतर रेखा खींचा गया। अब कैसे खींचा जाता है, तो आप सभी विद्यार्थी रचना में पढ़े होंगे कि यहाँ से लेकर के ऐसे एक चाप काटते हैं। चाप काटने के बाद से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चाप कटने के बाद से जो है यहाँ पर भी ऐसे चाप काट देंगे। इस चाप को माप करके एक चाप यहाँ से काट देंगे, इसको मिलान कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा। वही काम जो है यहाँ पर होगा, यहाँ एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ चाप काटेंगे, मापेंगे, माप करके यहाँ काटेंगे, इसको मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी रचना हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी पढ़े जरूर होंगे। तो रचना वाला चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो आप लोग रचना इसको कर लीजिएगा। तो 6 का घ वाला प्रश्न हम देखेंगे। तो 6 का घ प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मध्यिका की गणना करना है, तो सबसे पहले जो है वर्ग अंतराल दिया गया प्रश्न में और बारंबारता दिया गया है। तो वर्ग अंतराल पहले लिख लेंगे, बारंबारता लिख लेंगे, संचयी बारंबारता लिखेंगे। संचयी बारंबारता कैसे लिखा जाता है इसके बारे में पहले समझेंगे। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता क्या है, 2 4 7 3 2 दिया, इसको जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर संचयी बारंबारता सबसे पहले 2 को नोट करेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18। मतलब यहाँ 18 है तो यहाँ पर भी देखिए 18 आना चाहिए, या आपको जांच करना। अगर यहाँ 18 आया है तो यहाँ पर 18 आना चाहिए। तो अगर 18 नहीं आता तो आपको सवाल क्या मानेंगे, गलत है। मतलब इसका जोड़ जितना आएगा उतना यहाँ पे आना चाहिए। अब n बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। n/2 तो 18/2 तो कौआ बनेगा, 9वां पद बन गया। अब 9वां पद इसमें कहाँ है यह पता करेंगे कि 9वां पद किस में आएगा। ये देखिए 2 है, इसके अंदर 9 नहीं आ जाएगा। 6 है, इसके अंदर भी 9 नहीं आएगा। इसका मतलब 9वां पद इसी के अंदर छिपा है, 13 के अंदर। तो इसका अंतराल क्या होगा, 20 30, यह हो जाएगा L1 L2। यहाँ लिखेंगे यह प्रेक्षण अंतराल क्या होगा, 20 30 में है। L1 कितना है तो कहेंगे L1 20 है। L2 कितना है कहेंगे 30 है। F कितना है कहेंगे 7 है। और CF इसके ऊपर वाला बारंबारता होता है, तो CF कितना हो गया, 6 हो जाएगा। और H का मान कैसे निकलता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे H बराबर सूत्र होता है, L2 में से L1 घटा देंगे तो 30 में से 20 घटेगा 10, मतलब 10 का यह अंतराल इसमें दिया गया है। तो अब मध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो L1 + n/2 - CF/F × H, यह किसका सूत्र है, तो यह मध्यिका का सूत्र है। अब L1 का मान क्या है, तो 20 है। L1 का मान देख लीजिए प्रश्न में 20 है। n/2 क्या है, तो n का मान 18/2 हो जाएगा, -CF 6 हो गया, F का मान 7 हो गया, H का मान 10 हो गया। अब 20 उतर जाएगा, 2 से 18 काटेंगे 9, 9 में से 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। तो 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 3, 3/7 गुणे क्या बनेगा, 10 हो जाएगा। तो अब अगला लाइन देखेंगे, तो अगला बना 20 + 3 गुणे 10 हो जाएगा। और 30 में जो है 10 में 3 का गुणा करेंगे 30/7, 7 से 30 में भाग करेंगे 4.28 आ जाएगा। तो 20 में 4.28 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 24.28 हो जाएगा। इसका क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे 7 का क। अब 7 का क में प्रश्न क्या दिया गया है, सभी खंड करना है। और यहाँ प्रश्न दिया गया है कि एक नाव पुल की ओर आ रही है। एक नाव है वह पुल की ओर आ रही है। किसी समय जो है पुल का उन्नयन कोण क्या था, 30 अंश देखा गया। उस समय जब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक पुल है और पुल से जो है पुल की ओर जो है एक नाव यहाँ से ए से बी की ओर जो है जा रही है, लेकिन उस समय उन्नयन कोण क्या था, 30 अंश का था। नाव से उसी चाल से, मतलब चाल वही चाल जिस चाल से आ रहा था, 4 मिनट चलने के बाद, कौ मिनट चलने के बाद, यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट चलने के बाद पश्चात पुल का उन्नयन कोण क्या हो गया, 60 अंश। मतलब नाव यहाँ से जब यहाँ पे आ गया तो उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ नाव तक जो है पुल अगर पहुँचता है, मतलब डी बिंदु से बी बिंदु के पास जाने में कितना समय लगता है, यही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है AD के बीच की दूरी निकालेंगे और DB के बीच की दूरी निकालेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे माना नाव की चाल x मीटर प्रति
प्रति मिनट है। माना नाव जो चल रहा है वह कितने स्पीड से चल रहा है, तो x मीटर प्रति सेकंड है। और ए से डी तक पहुंचने में लगा समय कितना है, तो ए से डी तक लगा समय जो है 4 मिनट है। यहाँ से ए से डी तक लगने में 4 मिनट है, और डी से बी तक पहुंचने में लगा समय क्या मानेंगे, टी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक हमें मालूम नहीं, इसलिए इसको क्या मानेंगे, टी समय मानेंगे। अब ए डी के बीच की दूरी, अब ए से डी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो लिखेंगे ए डी के बीच की दूरी, दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। 40 में क्या है, तो कहेंगे 40 में यक्स था, क्योंकि यक्स स्पीड से जा रहा था, और समय क्या लगा था, तो 4 लगा था, तो यक्स में 4 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 4 यक्स बन जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आया, 4 यक्स आ गया। अब यहाँ पे बी डी के बीच की दूरी सूत्र क्या होगा, तो चाल गुणे समय होता है, तो चाल यक्स हो गया, समय टी हो गया, यक्स में टी का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यक्स टी। अब यहाँ से ये दूरी यक्स टी हो जाएगा। तो एक बार देखेंगे ध्यान से, ये दो त्रिभुज बन गया, एक 60 अंश के साथ बनेगा, एक 30 अंश के साथ बनेगा। तो पहले 60 अंश का छोटा त्रिभुज का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद से जो है बड़ा वाला त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। छोटा वाला अगर त्रिभुज का प्रयोग करेंगे तो आधार जो है यहीं तक प्रयोग करेंगे, और बड़ा वाला त्रिभुज का प्रयोग करेंगे तो आधार ये पूरा प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज बारी बारी से प्रयोग किया जाएगा। तो ये त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज डी सी डी में, बी सी डी में पहले जो त्रिभुज बना था छोटा वाला त्रिभुज, वो छोटा वाला त्रिभुज का नाम क्या था, बी सी डी में। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा वो इसमें कोण कितना बना था, 60 अंश का कोण बना था। और देख सकते हैं 60 अंश का कोण बना था कि नहीं बना था, तो यहाँ पे देखिए 60 अंश का ये कोण बना हुआ था। इसमें लंब क्या है, तो कहेंगे यच है, और आधार इसमें क्या है, कहेंगे यक्स टी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा जो है आधार हो गया, और थीटा के जगह पे 60 रखेंगे, लंब यच बटा आधार जो है एक्स टी है। टेन 60 अंश का मान करनी में 3 होता है, बराबर यच बटा एक्स टी हो गया। इसमें गुणा करेंगे तो यच बराबर करनी में 3 यक्स टी हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो यह प्रश्न जो है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसमें यक्स का मान क्या आ गया, करनी में 3 यक्स टी आया, समीकरण नंबर इसको 1 मान लिया गया। यह छोटा त्रिभुज का प्रयोग कर लिया गया। अब बड़े त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, तो बड़े त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी है। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, और छोटे वाला त्रिभुज में ध्यान दीजिए, छोटे वाला त्रिभुज 60 अंश का था, और बड़े वाला त्रिभुज देखेंगे तो 30 अंश का कोण बना है। यहाँ पे देख सकते हैं 30 अंश का कोण बना है चित्र में, 30 अंश का, और यहाँ से ये लंब है, लंब यच हो जाएगा, और आधार ये पूरा प्रयोग करेंगे, या 4 यक्स प्लस एक्स टी, ये पूरा प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो टेन 30 अंश हो जाएगा, 30 के जगह पे 1 बटा करनी 3 हो जाएगा, बराबर यच बटा, यहाँ पर यच कहाँ से आ गया, तो ये लंब का मान यच है, और आधार का मान क्या है, 4 यक्स प्लस एक्स टी है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो कर्णी 3 का गुणा एच में होगा तो क्या बनेगा, कर्णी 3 एच हो जाएगा, बराबर या 4 एक्स प्लस एक्स टी का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एक्स प्लस एक्स टी हो जाएगा। अब समीकरण 1 का मान निकल चुका है, एच का मान समीकरण 1 में ऊपर देख सकते हैं, एच के जगह पे क्या लिखेंगे, कर्णी में 3 एक्स टी लिख सकते हैं उसके जगह पर, किसके जगह पे, एक्स के स्थान पर। तो कर्णी 3 गुणे कर्णी 3, अब ये कर्णी 3 कहाँ से, एच का मान जो है कर्णी 3 एक्स टी हो गया, बराबर 4 एक्स प्लस एक्स टी हो गया। कर्णी 3 को गुणा कर्णी 3 में करेंगे तो कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में करते हैं तो कर्णी हट जाता है, तो क्या बचेगा, 3 एक्स टी हो जाएगा, बराबर 4 एक्स प्लस एक्स टी हो जाएगा। अब यह एक्स टी प्लस में है, पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स टी पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 एक्स टी माइनस एक्स टी बराबर 4 एक्स हो गया। 3 एक्स टी में से 1 एक्स टी घटा देंगे तो 2 एक्स टी बराबर 4 हो जाएगा, तो टी बराबर क्या बनेगा, 4 एक्स बटा 2 एक्स हो जाएगा। एक्स से एक्स कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 मिनट का समय लगेगा। मतलब कितने मिनट का, नाव जो है पुल के नीचे पहुंचने में 2 मिनट का समय लगेगा। तो इस सवाल को एक बार अपनी कॉपी में जरूर नोट करिए, रफ में नोट करिए, इसको हल करिए, सीखिए कैसे इसको हल किया गया। तो अगला प्रश्न हम सीखेंगे। तो अगला प्रश्न 7 का क में दिया गया, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में हैं, उन पर मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटपूरक हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न कई सालों से बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी माना जाता है। तो कोटपूरक किसे कहते हैं, वह कोण होता है जो दो कोणों का योगफल 90 आना चाहिए, दोनों कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो 90 आना चाहिए। यदि एक कोण थीटा रहेगा तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा माना जाता है।
तो यहाँ पे प्रश्न का है एक मीनार का आधार, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है और एक 25 मीटर है, मतलब यहाँ से 25 और यहाँ पूरा 100 मीटर लिखा है। उसी दूरी पर समतल पर स्थित दो बिंदु ए और बी हैं। ए और क्या है, ए और क्या है, बी बिंदु हैं, एक ही सीधी रेखा में है। उन पर मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है, कोट पूरक हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोट पूरक मतलब अगर ये कोण थीटा है, पहला कोण थीटा मानेंगे तो दूसरा कोण क्या मानते हैं, 90 माइनस थीटा माना जाता है। तो माना लिखेंगे यहाँ पर मीनार के कोण एक दूसरे के कोट पूरक हैं, अतः कोण अगर पहला कोण थीटा मानेंगे तो दूसरा कोण क्या माना जाता है, 90 माइनस थीटा होंगे। पहला कोण अगर थीटा मानेंगे दूसरा कोण क्या माना जाता है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया, बारी बारी से दोनों त्रिभुज को हल करेंगे। अगर इस त्रिभुज को हम लोग हल करते हैं, छोटा वाला त्रिभुज का हल करेंगे तो इसमें थीटा कोण बना है, और बड़ा वाला त्रिभुज का प्रयोग करेंगे तो उसमें कोण 90 माइनस थीटा बना है। तो त्रिभुज का नाम क्या है, BCD। क्या नाम है, BCD। यह त्रिभुज बना है। तो BCD में tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। tan थीटा उतर जाएगा, लंब इसमें क्या है, h है तो h हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो h बटा 25 हो गया। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। कितना आसान है। छोटा वाला त्रिभुज पहले प्रयोग किए हैं तो h बटा 25 आ गया, और बड़ा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे तो क्या है, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में जब चलेंगे तो इसका नाम ABC में, तो यहाँ से अगर लंब देखेंगे तो h हो जाएगा, और आधार ये पूरा बनेगा। 100 प्रयोग करेंगे, 25 नहीं प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक 100 हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा कोण बना है कि ना, 90 माइनस थीटा इसमें कोण बना है, देख सकते हैं 90 माइनस थीटा। लंब बटा आधार सूत्र बन गया। लंब जो है h है, क्योंकि चित्र में देख लेंगे लंब h है, आधार 100 हो गया तो h बटा 100 हो गया। समीकरण नंबर 2 बनेगा। और ये काट कैसे बन गया, tan 90 माइनस थीटा ये सूत्र होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा होता है। अब यहाँ दो समीकरण बन गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में गुणा करने पर, अब समीकरण दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को आपस में जब गुणा किया जाएगा तो यह समीकरण 1 है tan थीटा है, समीकरण 2 क्या है, काट थीटा है, समीकरण 1 क्या है, h बटा 25 है, और समीकरण 2 क्या है, h बटा 100 है। tan थीटा इंटू काट थीटा है, तो इसमें दोनों में से किसी एक को बदल दिया जाए, या tan को बदलेंगे तो काट के रूप में, या काट को बदलेंगे tan के रूप में। तो tan थीटा का सूत्र होता है 1 बटा काट थीटा गुणे काट थीटा हो जाएगा, और h में h का गुणा करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, 25 में 100 का गुणा करेंगे तो 2500 हो जाएगा, और ये काट में काट का कट जाएगा तो 1 हो गया, 1 बराबर h स्क्वायर बटा 25 हो जाएगा। 25 में का गुणा करेंगे, 2500 का गुणा 1 में होगा तो 2500 हो जाएगा। और ऊपर देखेंगे h स्क्वायर है तो h स्क्वायर बराबर 2500 हो गया। वर्ग इसके ऊपर जाएगा तो कर्णिम 25 हो जाएगा, और कर्णिम 2500 का मान क्या होता है, 50 होता है। तो h बराबर 50, अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 50 मीटर है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान प्रश्न है, और यह प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अब अगला सीखेंगे 7 का ख। तो 7 का ख प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किमी तैर सकती हैं। अब देखिए ऋतु जो है धारा के जो अनुकूल है 2 घंटा में, और उसके धारा के प्रतिकूल में 2 घंटा में 4 किमी तैर सकती हैं। अब 2 घंटा में 20 किमी जा रही हैं, और ये 2 घंटा में 4 किमी तैर सकती हैं। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक प्रतिकूल और एक अनुकूल दिया गया है। तो लिखेंगे माना ऋतु का शांत जल में चाल क्या है, x किमी प्रति घंटा है। मतलब जो ऋतु शांत जल में जो जल का चाल माना जा रहा है तो क्या माना गया, x किमी प्रति घंटा है, और धारा का चाल अगर माना जा रहा है तो क्या माना गया है, y किमी प्रति घंटा है। याद रखेंगे जब धारा का अनुकूल चाल कहेगा तो दोनों चाल को जोड़ लिया जाता है, अब प्रतिकूल चाल कहेगा तो दोनों चाल को घटा दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अनुकूल में प्लस, प्रतिकूल में माइनस प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पहली शर्त में कहा है कि धारा के अनुकूल चाल का सूत्र क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है। अब धारा के अनुकूल चाल में दूरी कितना गया है, तो देख सकते हैं 2 घंटा में 20 किमी जा रहा है। तो धारा के अनुकूल चाल क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 20। ऊपर कहाँ से गया, दूरी के जगह पे 20 और समय के जगह पे 2, 2 से 20 को काट देंगे तो 2 से 20 कटेगा तो 10 बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1 बन गया। कितना आसान समीकरण बना। तो धारा के अनुकूल चाल था जिसने इसको जोड़ा गया है, दूरी 20 गया था, समय 2 था, 2 से 20 कटा 10, समीकरण नंबर 1। अब
द्वितीय शर्त में कहा गया है कि धारा के प्रतिकूल विपरीत चाल उसको कहा जाता है दूरी बटा समय हो जाएगा। दूरी इसमें 4 गया है, 4 किमी 2 घंटे में, तो 2/4 हो जाएगा। और x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर 2 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। कितना आसान ये प्रश्न था। अब दोनों समीकरण को ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या है x प्लस वाई है, इसमें क्या है x माइनस वाई है। तो ये दोनों चाल क्या है, यहाँ पे देखेंगे दोनों चाल में, तो यह प्लस में है और यह किस में है, माइनस में है। तो विपरीत चिन्ह रहता है, तो विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, वाई से वाई कट गया, एक x एक मिलकर के 2x हो जाएगा, 10 2 जोड़ेंगे 12 हो गया, 2 नीचे भेज देंगे तो 2 जब नीचे जाएगा तो 12/2, तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में भर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर। अब यह समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 10 था, x के जब 6 हो गया, 6 को पक्षांतर करेंगे, 10 माइनस 6, 10 में 6 जाएगा तो y का मान 4 आ गया। तब लिखेंगे ऋतु का शांत जल में चाल क्या माना गया था, x माना गया था, और x क्या था, 6 किमी प्रति घंटा था, और धारा की चाल y माना गया था, तो y बराबर क्या है, 4 किमी प्रति घंटा है। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। इसमें अथवा प्रश्न भी आया हुआ था 7 के ख में, तो देख सकते हैं अथवा प्रश्न में क्या पूछा गया था, निम्न लिखा निम्न समीकरण युग में रैखिक समीकरण युग में बदल कर हल कीजिए। अब इसको रैखिक समीकरण में बदला जाएगा और समीकरण बदल करके इसको हल करना है। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया 7x माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर 5 और 8x प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर क्या है, 15 है। अब इसको पहले वाले जो है समीकरण को पहले नोट करेंगे, 7x माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर 5 है। अब यह 7x एक बार एक्स वाई के नीचे आएगा, एक बार 2y जो है एक्स वाई के नीचे आएगा, अलग अलग कर लेंगे। तो 7x बटा एक्स वाई हो गया, 2y बटा एक्स वाई हो गया बराबर 5 हो गया, x कट जाएगा तो 7 बटा वाई हो जाएगा, और यहाँ 2 बटा एक्स हो जाएगा बराबर 5 हो गया। समीकरण नंबर बनेगा 1। यह समीकरण नंबर 1 बन गया। आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे समीकरण नंबर 1 कैसे बना। अब समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए काम करेंगे। अब यह 8x प्लस 7y बटा क्या है, एक्स वाई बराबर 15 है, तो 8x प्लस 7y बटा एक्स वाई को यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे। अब जिस प्रकार पहले वाले समीकरण को हल किए हैं ठीक उसी प्रकार इस समीकरण को भी हल करेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, 8x बटा एक्स वाई, 8x बटा एक्स वाई प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर 15 हो गया, x से x कट जाएगा, 8 बटा वाई हो जाएगा, 7 बटा एक्स हो जाएगा बराबर 15। समीकरण नंबर 2 बन गया। तो जिस प्रकार समीकरण 1 को हल किए उसी प्रकार समीकरण 2 को हल किया गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को ध्यान से देख लीजिए, यह 7 बटा वाई है, यह 8 बटा वाई है, यह 2 बटा एक्स है, यह 7 बटा एक्स है, 15 है। ये दोनों मान बराबर नहीं है, मतलब एक्स वाला मान भी बराबर नहीं है और वाई वाला मान भी बराबर नहीं है। अब ये मान को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ये 7 है, अब 7 से इसमें गुणा कर दीजिए, 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 2 सते 14, दोनों मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये माइनस चिन्ह है और ये प्लस चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, तो समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब समीकरण 1 में कैसे गुणा करेंगे, 7 से, समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करके जोड़ने पर। अब समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, अब यहाँ 7 से जब गुणा करेंगे तो 7 सते क्या बन जाएगा, 49 हो जाएगा बटा वाई, 7 दूनी 14 बटा एक्स हो जाएगा, और 7 से इसमें करें 7 पच्चे 35, 5 था पहले, 7 से गुणा हो गया। इसमें 2 से गुणा करना था तो पहले 8 था, 8 दूना 16 हो जाएगा, और यह 7 था तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 15 था, 15 दूना 30 हो जाएगा। ये दोनों मान बराबर हो गया, कट गया। अब कटने के बाद से 49 16 जोड़ेंगे तो 65 बटा वाई बराबर 65 हो गया। 65 में वाई का गुणा करेंगे तो 65 वाई बराबर 65, तो वाई बराबर 65 नीचे जाएगा, 65 से 65 कट गया, वाई बराबर 1 आ गया आंसर। पहला मान जो है वाई का मान आ गया। अब वाई का मान किसी भी समीकरण में भर सकते हैं, या आप 1 में भरिए या 2 में भरिए। तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरण 1 को उतारेंगे, 7 बट्टा वाई बराबर 2 बट्टा एक्स बराबर 5। अब यहाँ 7 बट्टा वाई का मान 1 आया था, माइनस 2 बट्टा एक्स बराबर 5 हो जाएगा। 7 में 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 से भाग करेंगे 7 में, तो यहाँ 7 एक नम 7 हो जाएगा, 7 भागा 1 मतलब 7 हो जाएगा। 7 को पक्षांतर करेंगे, 7 पक्षांतर हो गया 5 माइनस 7 हो जाएगा, 5 में से 7 घटाएंगे माइनस 2 हो जाएगा। अब ये माइनस 2 को नीचे भेज देंगे, माइनस 2 जब नीचे जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स बराबर 1 आ गया। तो यह
भाग का सभी प्रश्नों को हल करके बताया गया। तो इस चैप्टर में इस पेपर में जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न को जो है सरल भाषा में बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से यह वीडियो को बनाया गया, बहुत इसमें समय लगा, 1 घंटे का समय लग चुका है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।